आज हम भारत के सबसे पहले और असली क्रिकेट सुपरस्टार की एक ऐसी अद्भुत कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं भुला दिया गया था। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे समाज की गहरी खाइयों को पाटने की एक जबरदस्त दास्तान है। खैर, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला क्रिकेट सुपरस्टार कौन था, तो ज्यादातर लोग शायद सीके नायडू या रणजीत सिंह जी का नाम लेंगे, है ना? लेकिन इतिहास के पन्ने हमें एक ऐसे नायक की तरफ ले जाते हैं जिसकी कहानी अब जाकर इतने सालों बाद मुख्यधारा में वापस आ रही है। अब देखिए, इस गुमनाम हीरो को वापस सुर्खियों में लाने के लिए बॉलीवुड में एक बड़ी बायोपिक बन रही है। मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा की एक बेहतरीन किताब है अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड। ये फिल्म उसी पर आधारित है। तिग्मांशु धुलिया इसका निर्देशन कर रहे हैं और इसमें अजय देवगन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। सच में एक भुला दिए गए लेजेंड को जानने का ये एक शानदार मौका होने वाला है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? पलवनकर बालू की असली जिंदगी की कहानी ऑस्कर में नॉमिनेट हुई हमारी फेवरेट फिल्म लगान के किरदार कचरा से बहुत ज्यादा मेल खाती है। दोनों ही कहानियों में एक ऐसा जादुई स्पिन गेंदबाज है जो अपनी गेंदों से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देता है, लेकिन समाज की नजरों में उसे अछूत मानकर दरकिनार कर दिया जाता है। तो आइए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं कि आखिर भारत में क्रिकेट का आगमन हुआ कैसे। बालू के असली इम्पैक्ट को समझने के लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि ये खेल हमारे यहाँ फैला कैसे। 1721 में खंबात के तट पर अंग्रेज नाविक इसे सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे यह 1848 में पारसियों और 1907 में हिंदू जिमखाना जैसे बेहद प्रतिस्पर्धी क्लबों तक पहुंच गया। यानी क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल नहीं रह गया था, बल्कि यह अलग अलग समुदायों के लिए अपनी पहचान बनाने का एक बड़ा जरिया बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट का क्रेज बढ़ा, इसका सीधा सामना हुआ समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से, जातिगत बाधाओं से। पलवणकर बालू का जन्म 1876 में एक दलित परिवार में हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी शुरुआत एक स्टार प्लेयर के तौर पर नहीं हुई थी, बल्कि वो पुणे के क्लबों में पिच साफ करने और रोलर चलाने वाले एक ग्राउंड्समैन थे। यहीं पर एक दिन नेट प्रैक्टिस के दौरान अंग्रेज बल्लेबाज जे.जी. ग्रेट को गेंदबाजी करते हुए बालू के इस माइंड ब्लोइंग टैलेंट की पहली बार पहचान हुई। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। मैदान के अंदर बालू एक ऐसे खूंखार गेंदबाज थे जिनसे अंग्रेज बल्लेबाज भी खौफ खाते थे। हर जगह उनकी तारीफ होती थी, लेकिन बाउंड्री के बाहर की दुनिया उनके लिए उतनी ही क्रूर और भेदभाव से भरी थी। कड़वी सच्चाई ये थी कि बालू अपनी टीम की सबसे बड़ी ताकत थे, मैच विनर थे, फिर भी उन्हें अपने ही साथियों से लगातार अपमान सहना पड़ता था। सोचिए, उन्हें पवेलियन के बाहर मिट्टी के कुल्हड़ में चाय दी जाती थी, उनके लंच के लिए एक बिल्कुल अलग मेज लगाई जाती थी, और मुंह धोने के लिए पानी भी कोई अन्य निचली जाति का परिचारक कोने में लेकर आता था। जरा सोचिए, जो गेंद पूरे मैदान में सबके हाथों से गुजरती थी, उसे फेंकने वाले इंसान के साथ छुआछूत का बर्ताव होता था। अब चलते हैं साल 1911 के उस ऐतिहासिक इंग्लैंड दौरे की तरफ, जहां से सब कुछ बदल गया। हुआ यूं कि महाराजा पटियाला की कप्तानी में पहली बार एक ऑल इंडियन टीम क्रिकेट की जन्मस्थली इंग्लैंड गई। कहने को तो ये एक टीम थी, लेकिन पारसी और हिंदू समुदायों के बीच की गुटबाजी और अंदरूनी कलह ने टीम का प्रदर्शन बहुत खराब कर दिया। लेकिन पता है, अनजाने में ही सही, यही बिखरी हुई टीम बालू के टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का सबसे बड़ा मंच बन गई। और यहाँ बालू ने जो किया वो सच में अनबिलीवेबल था। इस अकेले इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने 114 विकेट चटकाए। जी हाँ, 114 विकेट। उनकी उस धीमी बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिन ने वहां के बड़े बड़े ब्रिटिश क्रिकेट क्रिटिक्स को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। अगर आप उनके पूरे करियर के स्टैट्स पर नजर डालें तो उनके टैलेंट पर कोई शक ही नहीं बचता। सिर्फ 33 फर्स्ट क्लास मैचों में 15.21 की शानदार औसत से 179 विकेट, और वो भी 17 बार 5 विकेट हॉल के साथ। और ये तब की बात है जब नारियल के रेशे से बनी मैटिंग पिचों पर गेंदबाजी करनी होती थी, जहां गेंद कब कितना उछाल लेगी किसी को नहीं पता होता था। बालू का ये टैलेंट सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये उनके परिवार की एक शानदार लेगेसी बन गया। उनके भाई शिवराम और गणपत भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बने। लेकिन इस विरासत ने अपना असली मुकाम तब हासिल किया जब 1923 में उनके भाई विट्ठल ने सारी सामाजिक जंजीरों को तोड़ते हुए हिंदुओं की टीम के पहले दलित कप्तान बनने का ऐतिहासिक गौरव हासिल किया।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। क्रिकेट के मैदान से बाहर निकलकर बालू का प्रभाव राजनीति के अखाड़े तक कैसे पहुंचा, चलिए ये देखते हैं। ये सफर बहुत दिलचस्प है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बालू को अपना हीरो मानते थे और उन्होंने बालू के लिए एक सम्मान समारोह भी आयोजित किया था। लेकिन समय के साथ ये आपसी सम्मान एक वैचारिक और राजनीतिक असहमति में बदल गया, खासकर तब जब बालू ने अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग का विरोध किया और इसके बजाय राजा मुंजे समझौते पर हस्ताक्षर किए। और ये वैचारिक अंतर इतना बढ़ गया कि 1937 के बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली चुनावों में ये दोनों दिग्गज एक दूसरे के आमने सामने आ गए। बालू ने कांग्रेस के टिकट पर सीधे अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ा, हालांकि वो ये चुनाव हार गए। ये मुकाबला असल में एक ही समाज के उत्थान के लिए अपनाए गए दो अलग-अलग रास्तों का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। भले ही बालू का राजनीतिक सफर उतना कामयाब नहीं रहा, लेकिन क्रिकेट में उनकी विरासत एक ऐसा मील का पत्थर बनी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। बालू के उस 1911 के दौरे के दशकों बाद फाइनली 1952 में एक आज़ाद भारत ने मद्रास में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की, और वो भी 1 पारी और 8 रन के भारी अंतर से। इस जीत पर उस 1952 टीम के एकमात्र जीवित सदस्य सीडी गोपीनाथ की एक बात बहुत सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था, वो पहली बार था जब हमें एहसास हुआ कि ओह, जीतना भी संभव है। इस एक जीत ने पूरे भारतीय क्रिकेट की मानसिकता को बदल कर रख दिया। इसने खिलाड़ियों को जीत का सपना देखने की हिम्मत दी, एक ऐसा सपना जिसके बीज बालू जैसे अग्रदूतों ने दशकों पहले बोए थे। तो अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। हम एक समाज के तौर पर उन लोगों को कैसे याद करते हैं जिन्होंने मैदान पर तो विरोधियों के छक्के छुड़ाए ही, लेकिन मैदान के बाहर भी उतने ही कड़े सामाजिक भेदभाव का सामना किया। वो लोग जिन्होंने हमारे देश की खेल पहचान की नींव रखी, लेकिन फिर भी उन्हें गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया गया। जरा सोचिएगा कि इतिहास के इन असली वास्तुकारों को हमारी तरफ से कैसी श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए।